आखिर ऐसा कितने दिन चलेगा? तुम्हारी इस आमदनी में तो ज़िंदगी पार होने से रही। मैंने डॉक्टरी इसलिए तो नहीं पढ़ी थी और ना ही इसलिए तुमसे शादी की थी कि यहाँ बैठकर किचन सँभालूँ। सुमन ने दूसरे कमरे से कहा तो कुछ आवाज़ प्रभात तक भी पहुँची। सच तो यह था कि उसने कुछ ही शब्द सुने थे, लेकिन उनका पूरा अर्थ अपने आप ही समझ गया था। प्रभात और सुमन दोनों ने ही अच्छे व संपन्न माहौल में रहकर पढ़ाई पूरी की थी। परेशानी क्या होती है, दोनों में से किसी को पता ही नहीं था। इसके बावजूद प्रभात व्यवहारिक आदमी था। वह जानता था कि व्यक्ति की ज़िंदगी में सभी तरह के दिन आते हैं। दूसरी ओर सुमन किसी भी तरह ये दिन बिताने को तैयार नहीं थी। वह बात बात में बिगड़ती, प्रभात को ताने देती और जोर देती कि वह विदेश चले। यहाँ कुछ भी तो नहीं धरा है। प्रभात को शायद ये दिन कभी न देखने पड़ते, पर जब उसने सुमन से शादी की तो अचानक उसे अपने माता पिता से अलग होकर घर बसाना पड़ा। दोनों के घर वालों ने इस संबंध में उनकी कोई मदद तो नहीं की। हाँ, दोनों को तुरंत अपने से दूर हो जाने का आदेश अवश्य दे दिया था। फिर प्रभात अपने कुछ दोस्तों के साथ सुमन को बहलाया था। अब उनकी जिंदगी में अकेलापन बैठ चुका था और दोनों हर तरह से खुश रहने की कोशिश करने के बावजूद कभी न कभी, कहीं न कहीं निकटवर्तियों का, संपन्नता का और निश्चिंतता का अभाव महसूस कर रहे थे। प्रभात जानता था कि घर का यह दमघोंटू माहौल सुमन को अच्छा नहीं लगता। ऊपर से घर गृहस्थी की एक साथ आई परेशानियों ने सुमन को और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। अभी कुछ माह पहले तक तितली सी सहेलियों के बीच इतराया करती थी। कभी कोई टोकता तो भी सुमन कह देती, अपनी फिक्र करो, मुझे कौन सा यहाँ रहना है। यह चिड़िया फिर वह सचमुच चिड़ियों की तरह फुदक उठती और सारी सहेलियां हंसी में खो जाती। यहाँ तक कि वह प्रभात को भी अक्सर चिढ़ाया करती। प्रभात की जिंदगी में इससे पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी। वह उन क्षणों में पूरी तरह डूब जाता और सुमन के प्यार, सुंदरता और कह-कहो को एक साथ ही महसूस करने की कोशिश करने लगता था। प्रभात जब सरकारी नौकरी में लगा तब भी उन दोनों को शादी की जल्दी नहीं थी। अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि शादी करना जरूरी हो गया। सुमन के पिता उसके लिए कहीं और लड़का देख आए थे। अगर दोनों समय पर यह कदम न उठाते तो निश्चय था कि सुमन एक दिन किसी और की हो जाती। फिर वही हुआ जिसका दोनों बरसों से सपना देख रहे थे। दोनों एक दूसरे की जिंदगी में डूब गए। शादी के बाद भी इसमें कोई फर्क नहीं आया। फिर भी क्षण क्षण की जिंदगी में ऐसे जीना संभव नहीं था और सुमन की बड़बड़ाहट भी इसी की प्रतिक्रिया थी। प्रभात ने यह सब सुना और सुमन की बातें उसके मन में कहीं गहरे उतरती गई। सुमन के अलावा अब उसका इतने निकट था भी कौन? हर दुख दर्द की वह अकेली साथी थी। वह सोचने लगा, चाहे जैसे भी हो विदेश निकलना जरूरी है। जो यहाँ बरसों नहीं कमा सकूंगा वहाँ एक साल में ही कमा लूंगा। ऊपर से सुमन भी खुश हो जाएगी। आखिर वह दिन भी आया जब प्रभात का विदेश जाना लगभग तय हो गया। अमेरिका में डॉक्टर के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई थी और अब उनके निकलने में केवल उतने ही दिन बाकी थे जितने दिन उनकी तैयारी के लिए जरूरी थे। जाने कितने दिन वहाँ लग जाए, जाने कब लौटना हो भी या नहीं। तैयारी के छोटे से छोटे काम से लेकर मिलने जुलने वालों को अलविदा कहने तक सभी काम उन्हें इस समय में निपटाने थे। सुमन की करवाहट अब गायब हो चुकी थी। प्रभात अब देर से लौटता तो भी वह कुछ न कहती, जबकि कुछ महीने पहले प्रभात के देर से लौटने पर वह उसकी खूब खिंचाई करती थी। अब रात को सोने से पहले अधिकतर समय अमेरिका की चर्चा में ही बीतता। कैसा होगा अमेरिका, चर्चा करते करते दोनों की आंखों में एक दूसरे के चेहरे की जगह ढेर सारे पैसे और उससे जुड़े वैभव की चमक तैरने लगती और फिर न जाने दोनों कब सो जाते। चाहे प्रभात के मित्र हो या सुमन की सहेलियां, सभी उनका अभाव अभी से ही महसूस करने लगे थे। एक ऐसा अभाव जो उनके दूर जाने की कल्पना से जुड़ा हुआ था। प्रभात का तो अजीब हाल था। प्रभात को घर के गेट पर बैठा रहने वाला चौकीदार तक गहरा नजदीकी लगता। और फिर वह भी दिन आया जब उन्हें अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपना देश छोड़ना था। जैसे जैसे दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने का समय नजदीक आ रहा था, प्रभात की तो जैसे जान ही निकलती जा रही थी। किसी तरह से उसने दिल को कड़ा किया और फिर वह अपने मोहल्ले, शहर और देश को एक के बाद एक छोड़ता हुआ उस धरती पर जा पहुंचा जो बरसों से सुमन के लिए ही सही उसके जीने का लक्ष्य बनी हुई थी। अमेरिका का हवाई अड्डा, यांत्रिक जिंदगी का दूर से परिचय देता विशाल शहर। जिंदगी कुछ इस कदर तेज कि हर 2 मिनट बाद कोई हवाई जहाज फुर से उड़ जाता। चारों ओर चमक दमक, उसी के मुकाबले लोगों के उतरे या फिर कृत्रिम मुस्कुराहट भरे चेहरे। जहाज से उतरते ही प्रभात को लगा कि उसने बाहर का कुछ पाया जरूर है, पर साथ ही अंदर का कुछ ऐसा अपनापन खो दिया है जो जीने की पहली शर्त हुआ करती है। सुमन उससे बेखबर अमेरिका की धरती पर अपने कदमों को तोलती हुई सी लग रही थी और उसकी खुशी का ठिकाना न था।
कई बार चाह कर उसने प्रभात का भी ध्यान बटाना चाहा, पर फिर उसके चेहरे को देख अकेले ही उस नई जिंदगी को महसूस करने में खो जाती। अब उन्हें अमेरिका आए 1 महीना से ऊपर हो रहा था। दिन भर जानवरों सी भाग-दौड़, हर जगह बनावटी संबंध, कोई भी ऐसा नहीं जिससे 2 पल बैठकर वे अपना दुख दर्द बाँट सके। खाने-पीने की कोई कमी नहीं थी, पर अपनेपन का काफ़ी अभाव था। यहाँ तक कि वे भारतीय भी 2-1 बार लंच पर बुलाने के अलावा अधिक नहीं मिलते-जुलते, जिनके एड्रेस वह अपने साथ लाया था। जब भारतीयों की यह हालत थी तो अंग्रेज़ों से क्या अपेक्षा की जा सकती थी? ये भारतीय भी अंग्रेज़ों की ही तरह हो रहे थे। सारे व्यवहार में वे उन्हीं की नकल करते। ऐसे में प्रभात अपने शहर की उन गलियों की कल्पना करता जहाँ कह-कहो के बीच घड़ियों का अस्तित्व खत्म हो जाया करता था। वे लंबी-चौड़ी बहसें अब उसे काल्पनिक सी लगती। यहाँ तो सब कुछ बंधा-बंधा सा था, ठहाकों का सवाल ही नहीं। हँसना भी हौले से होता, बात-बात में अंग्रेजी शिष्टाचार हावी। प्रभात लगातार इससे आजिज़ आता जा रहा था। सुमन कुछ पलों को तो यह महसूस करती, पर थोड़ी देर बाद ही अंग्रेजी चमक-दमक में खो जाती। आखिर जो इतनी मुश्किल से मिला है, उसमें रुचि न लेने का उसे कोई कारण ही समझ में न आता। कुछ दिनों से वह भी परेशान थी। आदि यहाँ आने के कुछ दिनों बाद तक चौकीदार के लड़के मोनू को याद करके काफ़ी परेशान रहा। यहाँ नए बच्चों से उसकी दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकी थी। आदि कुछ कहता तो वे कुछ कहते और फिर वे एक दूसरे का मुंह ताकते। फिर आदि अकेला और गुमसुम रहने लगा था। सुमन ने उसके लिए कई तरह के खिलौने ला दिए, लेकिन वे भी उसे अच्छे न लगते। आखिर आदि कितनी देर उससे मन बहलाता। और आज तो आदि बुखार में तप रहा था। प्रभात अभी तक अस्पताल से नहीं लौटा था। आसपास याद करने से सुमन को कोई ऐसा नजर नहीं आया जिसे वह बुला ले और जो उसे ढांढस बंधाए। अचानक इस सूनेपन में उसे जयपुर के फाटक पर बैठने वाले राजू चौकीदार की याद आई, जो कई बार ऐसे मौक़ों पर डॉक्टर को बुला लाता था। उसे ताज्जुब हुआ कि उसे उसकी याद क्यों आई। उसे रज्जो की याद भी आई, जो अक्सर प्रभात के न होने पर घर में सब्जी पहुंचा जाती थी। उसे उन पड़ोसियों की भी याद आई, जो ऐसे अवसरों पर चारपाई घेरे बैठे रहते थे और इस तरह उदास हो उठते थे जैसे उनका ही अपना सगा संबंधी हो। आज पहली बार सुमन को उनकी कमी अखरी। पहली बार उसे लगा कि वह यहाँ हजारों आदमियों के होने के बावजूद किसी जंगल में पहुँच गई है, जहाँ कोई भी उन्हें पूछने वाला नहीं है। प्रभात अभी तक नहीं लौटा था। उसे रोना आ गया। तभी बाहर कार का हॉर्न बजा। सुमन ने नज़र उठाकर देखा, प्रभात ही था। वह लगभग दौड़ सी पड़ी, बिना कुछ कहे प्रभात से जा चिपटी और रो पड़ी। तभी उसने सुबकते हुए कहा, कितने अकेले हैं हम लोग यहाँ, मर भी जाए तो कोई पूछने वाला नहीं। आदि की तबीयत ठीक नहीं है और एक एक पल मुझे काटने को दौड़ रहा था। प्रभात ने धीरे से बिना कुछ कहे उसे अलग किया और अंदर के कमरे की ओर बढ़ा, जहाँ आदि आंखें बंद किए लेटा था। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। वह तप रहा था। उसने कुछ दवाएं आदि को खिलाई। आदि थोड़ा आराम पाकर सो गया। थका हुआ प्रभात एक सोफे पर लुढ़क गया। दूसरी ओर आराम कुर्सी पर सुमन निढाल पड़ी थी। प्रभात ने देखा, उसकी आंखों में एक गलती का एहसास था। यहाँ सब कुछ तो है, पर जयपुर जैसा, अपने देश जैसा अपनापन नहीं है। चाहे वस्तुएं हो या आदमी, यहाँ केवल ऊपरी चमक है। कार, टेलीविजन और बंगले की चमक मुझे नहीं चाहिए। तभी सुमन थके कदमों से उठी। एक बार फिर आदि को देखा। उसका बुखार कुछ कम हो गया था। प्रभात वैसे ही आंखें बंद किए हजारों मील पीछे छूट गए, अपने लोगों की याद में खोया हुआ था। सुमन निकट आई और चुपचाप उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया, जैसे अपनी गलती स्वीकार कर रही हो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब